क्या हाल है स्टूडेंट्स। मैं हूं जितेश एंड दिस इज द नॉलेज हब। लास्ट हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे रिगार्डिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्ज। क्या हम लास्ट टाइम में चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं? क्या होता है चार्ज? इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की जिसकी वजह से उस पर कौन सी फोर्सेज महसूस होती है, करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, ठीक है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मेन टॉपिक इज करंट। अब ये करंट क्या होता है? करंट जब चार्ज मूव करता है, तो अपने साथ सम काइंड ऑफ एनर्जी एक्सर्ट करता है। ठीक है, सम काइंड ऑफ एनर्जी एक्सर्ट करता है। इसी एनर्जी, इसी फील्ड को, इसी प्रेजेंस को हम क्या बोलेंगे? करंट। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या कहा मैंने? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। क्या मेरी बात समझ आई? तो करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो चार्ज अपॉन टाइम, याद रखना डायरेक्शन मैटर करती है। इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा पूरी डिटेल में। ठीक है, ठीक, अभी बस याद रखो करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो उसकी यूनिट क्या हुई? व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज? कल हम डिस्कस किया था कूलम और टाइम के सेकंड, तो बनेगा कूलम पर सेकंड। उसको बोलते हैं हम क्या? एम्पियर। ठीक है, क्या बोलेंगे? एम्पियर। ठीक है, तो जो करंट होता है जनरली वो स्मॉल मिलता है हमें। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जनरली जितने भी डिवाइसेस है, कितने में? मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर। कितना? मिली मतलब 10 to the power minus 3 and micro means 10 to the power minus 6. Okay, so the device which is generally used to measure the current को किस में मेजर करते हैं? एमीटर में। किस में मेजर करते हैं? एमीटर में। ठीक है, तो करंट फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यूनिट क्या होगी? एम्पियर, और किस डिवाइस से मेजर करते हैं? एमीटर में। क्या मेरी बात समझ आई? नेक्स्ट पोटेंशियल। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव पोटेंशियल। क्या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में कल पढ़ चुके हैं? यस, तो क्या होता है पोटेंशियल? याद है? सो पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से, विच इज वर्क डन टू मूव अ चार्ज। याद है? वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। क्या मेरी बात समझे? अगर नहीं आता तो पूरा लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, सो क्या था? वर्क टू मूव अ चार्ज। ये कौन सा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को किसकी तरफ ले जाएंगे हम? सोर्स चार्ज की तरफ, उसकी फील्ड के अगेंस्ट। तो कितनी उसको प्रेशर देंगे, कितना धक्का दिया जाए सो दैट वो मूव कर जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझे? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो यूनिट क्या होंगे? वर्क यूनिट जूल, चार्ज के कूलम, सो जूल पर कूलम। और इसको क्या बोलते हैं हम? वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। और हम पोटेंशियल को किस डिवाइस के थ्रू मेजर करते हैं? कौन सा डिवाइस यूज होता है पोटेंशियल को मेजर करने के लिए? कौन सा? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। क्या मेरी बात समझ आई? सो वोल्ट मीटर डिवाइस यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। ओके, और एमीटर किसका था? करंट का। वी हैव वोल्टेज को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, और जो करंट है उसे मेजर किया जाता है एमीटर में। याद रखना, जब एमीटर लगाया जाता है किसी भी सर्किट में, वो होता है विद द सीरीज, रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में रखा जाता है। ठीक है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो पहला रखा जाता है रेजिस्टेंस के, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट, ये करंट जनरेट कैसे होता है? व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? ठीक है, तो जो करंट जनरेट होता है किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या फंड है? फ्री इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होते हैं? विच आर डिटैच्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर फोर्सेज। मतलब एक एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेज की वजह से। ठीक है, तो उसके तरफ चारों तरफ घूमता रहता है, सेंटीमीटर फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से बैलेंस होती है एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स से, जो उसको अट्रैक्ट कर रही थी घुमाने के लिए। तो जो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएगा इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ करंट। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है, अब क्वेश्चन कि मैं अगर एक लोहे का कुछ भी रॉड ले लूं, तो अगर मैं उसको टच करूं तो उसमें करंट लगेगा जो किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। सिंपल, मान लो ये लोहे की रॉड है, इसको पकड़ा, इसमें करंट जनरेट होगा? नहीं। इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है, मोशन तो इसमें भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो क्या रीजन है कि हमें करंट नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इसमें होता है रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद है मैंने कहा था करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझे? चलो उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो मान लो ये मेरे पास कंडक्टर है और इसमें है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, विदाउट, जब हम इसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहे, कोई फील्ड नहीं लगा रहे, तो इसमें क्या है? खाली मेरे पास सिंपल कंडक्टर है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं। क्या करते हैं? रैंडम मोशन। मींस ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, वहां से रिपेल होगा, तो यहाँ भागेगा, यहाँ एंड सो ऑन। तो इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं आ पाती। जब इसके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं आ पाती तो इसके पास इतनी एनर्जी, ऐसा समझ लो कि एनर्जी इतनी ज्यादा जनरेट नहीं हो पाती, इफेक्टिव करंट नहीं जनरेट हो पाता। क्या मेरी बात समझे? ये क्यों घूम रहे होते हैं? ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन पे होते हैं और क्या करते हैं? मोशन करते रहते हैं, दूसरे टकराएंगे। अगर इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं भेजा गया तो इसकी सारी की सारी एनर्जी वहीं चैनलाइज होगी और बहुत कम होगी।
क्या हमारी बात समझे? इसी की वजह से ये जो सिंपल अगर मैं लोहे की रॉड लूं उसमें भी इलेक्ट्रॉन है तो उसमें करंट इसी वजह से नहीं जनरेट होगा। ठीक है, तो अगर मुझे करंट चाहिए तो मुझे इन सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करवाना पड़ेगा। अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कैसे करेंगे? अब इलेक्ट्रॉन को तो तुम पकड़ नहीं सकते हाथ से, कि हाथ से पकड़ा और धक्का दे दिया, नहीं पॉसिबल है ना। मतलब हम ऐसे फोर्स नहीं लगा सकते डायरेक्टली, तो हम इसमें लगाते हैं फोर्स विद बैटरी, किसके साथ, बैटरी या सेल। क्या मेरी बात समझे? तो हम क्या करेंगे, इसमें पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल विल एक्ट लाइक अ फोर्स, कि पोटेंशियल क्या करेगा, फोर्स करने को धक्का देगा पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। कैसे भागेंगे देखो, अगर मैं इसी सर्किट को, इसी रॉड को यहां जोड़ दूं बैटरी के साथ, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो मैंने बैटरी लगा दी हैविंग सम पोटेंशियल V। अब क्या होगा देखो, तो जब मैं पोटेंशियल अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहां भागेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो पहले वो रैंडम घूम रहे थे, अब कहां घूमेंगे, इधर को जाएंगे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे। ठीक है, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट को मूव करेंगे तो सभी की एनर्जी कहां चैनलाइज हो जाएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, और हमें क्या मिल जाएगा, करंट। क्या मेरी बात समझ आई, कोई दिक्कत? ठीक है, अब सोचो, पहले वो रैंडम मोशन कर रहे थे, अब उनको क्या मिला, जैसे ही हमने पोटेंशियल अप्लाई किया उसकी वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को धक्का महसूस हुआ, एक फोर्स महसूस हुई, जिसकी वजह से वो मूवमेंट करने लग गए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। क्या मेरी बात समझे? इसी जिस मोशन के साथ वो आगे को मूव होंगे, उनको तो झटका महसूस होगा, धक्का महसूस होगा, फिर जिस वेलोसिटी से अभी मूव करेंगे, जिससे उनको फोर्स महसूस होगी, जिससे वो आगे मूव करेंगे, इस वेलोसिटी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड टू इट। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बैटरी, बैटरी की वजह से क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ बना पॉजिटिव, यहाँ बना नेगेटिव, इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगी E। क्या मेरी बात समझे? इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसीलिए बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ आई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, Vd इज इक्वल टू माइनस ई टॉर्क अपॉन एम। ठीक है, माइनस ई टॉर्क अपॉन एम। हम अभी सिर्फ यहाँ बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, जब मैं डेरिवेशन करूंगा तो वहां पूरी डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि हमने जो भी फॉर्मूला शीट बनानी है, जो भी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली में आपको बता क्या रहे हैं। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। अभी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है, जब हम किसी कंडक्टर पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगी। अब उस इलेक्ट्रिकल फील्ड से वो जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड होंगे, है ना, जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ओके, सो दिस इज न्यू वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब इसको यूनिट कैसे लिखेंगे, तो वी नो दैट क्या हम वेलोसिटी लिखते हैं, डिस्टेंस मतलब लेंथ अपॉन टाइम, क्योंकि कंडक्टर की तो पर्टिकुलर लेंथ होगी, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाकर जितनी मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा। ठीक है, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल फील्ड में रिलेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन हो, उसको याद रखना। E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। फिलहाल उसके साइन को नेगलेक्ट करो, तो दिस इज पोटेंशियल अपॉन लेंथ, लिखते हैं पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो यहां से क्या बन जाएगा, E की वैल्यू अगर मैं यहां इंसर्ट कर दूं तो वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम एंड पोटेंशियल अपॉन लेंथ। क्या मेरी बात समझे? तो क्या बन जाएगा, लेंथ स्क्वायर पोटेंशियल इनटू टाइम। ठीक है, तो क्या बताएंगे, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। गेट इट? ओके, नेक्स्ट। ओके, सो दिस इज डेरिवेशन, जर्नी मैंने यहाँ लिख दिया है, बट इसे हम करेंगे। ठीक है, सो आपको रिजल्ट याद रख सकते हो तो रखो, 2-3 बार पढ़ो, अपने आप याद हो जाता है। आप बोलोगे सर क्रैमिंग करवा रहे, देखो क्रैमिंग के बिना कुछ नहीं है, आपको क्रैमिंग थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, बट क्रैमिंग अगर रट्टे अगर मारने हैं, समझ के मारो ज्यादा बेटर है। ठीक है, बट कंसेप्ट को समझ लो। तो देखो सिंपल, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन, तो क्या होगा वो, I इज इक्वल टू NAEVD। 2-3 बार बोलो, NAEVD, NAEVD। ठीक है, व्हाट इज N, number of the charged particles, then electrons, A is cross section area, E is electron density। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ, जो हम 10 से पढ़ते हैं ना, ओम्स लॉ क्या रिलेशन बताता है वो, पोटेंशियल करंट और रेजिस्टेंस पे, मतलब कितना हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, उसकी जितना भी आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना ही आपको करंट मिलेगा, चार्ज की मूव उतनी फास्ट होगी जितना पोटेंशियल मिलेगा। पोटेंशियल लाइक अ फोर्स। ठीक है, अब इसको फोर्स मत बोलना, पोटेंशियल लाइक अ फोर्स, ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलता है, इलेक्ट्रॉन वहां से भागेंगे, फास्ट भागेंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फास्ट भागेंगे और उतना ज्यादा अपने को करंट मिलेगा। क्या मेरे बात समझे? तो ओम्स लॉ इज जस्ट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I,
जनरली I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। मैं चलो बाद में समझेंगे। V इज इक्वल टू IR और यहाँ आता है रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। अब इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो भाई उस सरफेस को टकराएंगे, आपस में धक्का मुक्की करेंगे, जिसकी वजह से जब अगर देखो अगर हम किसी चीज को आपस में मतलब रब करें, फ्रिक्शन जब जनरेट होगा, जब वो टकराएंगे तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, सरफेस के साथ टकराएंगे, ठीक है। जब वो फ्रिक्शन जनरेट होगा तो उसकी जो मोशन होगा उसकी स्पीड क्या होगी? कम, जिसकी वजह से वो हीट जनरेट करेंगे। इसी हीट को, इसी जनरेशन को, इसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या मेरी बात समझे? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम। क्या होता है? ओम। क्या मेरी बात समझे? अब जनरली जो ओम्स लॉ होता है ये हर एक कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता, ये सिर्फ उन्हीं कंडक्टर के लिए वैलिड है जिसमें V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और स्ट्रेट लाइन डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे अगर मैं सेमीकंडक्टर का ग्राफ बनाऊं जो आप ऑलमोस्ट पढ़ चुके होंगे, वो कुछ इस तरह से बनता है। अब इसमें देखो कर्व्ड आ गया, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। क्या मेरी बात समझे? तो सेमीकंडक्टर केस में ओम्स लॉ नॉट वैलिड है। क्या मेरी बात समझ आई? नेक्स्ट पढ़े। अब अपने पास है रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जनरली डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर। जितनी ज्यादा लेंथ होगी, जितनी बड़ी लेंथ होगी, उतना ज्यादा स्ट्रगल होगा इलेक्ट्रॉन को वहां तक पहुंचने में, उतनी ज्यादा। देखो सोचो, यहां से लेकर बहुत लंबी रेस हो रही है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, लेंथ बहुत बड़ी है, तो उनके आपस में टकराने के चांसेस भी क्या होंगे? ज्यादा। क्या मेरी बात समझे? जब वो टकराएंगे तो उनकी वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर मैं उसी उसी फील्ड का अगर मैं एरिया बढ़ा दूं, एरिया बहुत बड़ा कर दूं, अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? खुले खुले आपस में इधर उधर भागेंगे, टकराने के चांस बहुत कम होंगे। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। क्यों? क्योंकि टकराने के चांस क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा कम। क्या मेरी बात समझे? तो रेजिस्टेंस बढ़ता है जब हम लेंथ बढ़ा दें और घटता है जब हम एरिया बढ़ा दें। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ आती है टर्म रेजिस्टिविटी। Now, what is resistivity? Resistivity is a kind of constant which just define you nature of the material used. क्या बताती है? नेचर, कि वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होना अलाउ करेगी या नहीं, है ना। मेटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, कुछ अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, कुछ नहीं देते, तो उस पर डिपेंड कर रेजिस्टेंस। आपको जो रेजिस्टिविटी है ये आपको नेचर बताती है, जो आप मटेरियल यूज करने वाले हो उसका नेचर, कि वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगी या नहीं देगी। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे जनरली क्या है, ये दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट। रेजिस्टेंस जनरली लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल यूज। क्या मेरी बात समझ आई? कोई डाउट, कुछ पूछना है कमेंट सेशन में जरूर टाइप करो, जो भी आपको डाउट आ रहा है मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक डाउट क्लियर करने की, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव रेजिस्टेंस वर्सेस कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या था? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ चार्ज। कंडक्टेंस क्या होगी? इसका अपोजिट अलाउंस, कि कितना उसमें से इजीली करंट, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन पास कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझे? तो रेजिस्टेंस को R से करते हैं, कंडक्टेंस को G से, तो G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। तो ओम्स के रेजिस्टेंस के यूनिट क्या थे? ओम्स। तो कंडक्टेंस क्या होंगे? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को बोलते हैं हम साइमंस। क्या बोलते हैं? साइमन। क्या मेरी बात समझे? सिमिलरली रेजिस्टिविटी और यहाँ दूसरा क्या है? कंडक्टिविटी। मेटेरियल का नेचर वो हमें बताएगा कि मेटेरियल अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं कर रहा। क्या मेरी बात समझे? तो कंडक्टिविटी अलाउंस, रेजिस्टिविटी रोकने की पावर, ठीक है, नेचर पे डिपेंड करती है, याद रखना, ठीक है। सो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। अच्छा, लास्ट टाइम रेजिस्टिविटी के यूनिट्स डिस्कस नहीं किए थे, तो आप मुझे बताना रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होंगे। फिलहाल मैंने निकाल रखे हैं, रेजिस्टिविटी यूनिट है ओम मीटर। आप फॉर्मूला में इधर उधर चेंज कर लेना, अपने आप बन जाएगा। तो कंडक्टिविटी के क्या जाएंगे? इसका उल्टा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को होता है साइमन, तो क्या बन जाएगा? साइमन मीटर इनवर्स, या तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या मेरी बात समझ आई? नेक्स्ट, करंट डेंसिटी। Now what is current density denoted by J? It is a vector quantity. ध्यान रखना, it is a vector quantity। और अच्छा, करंट क्या है? स्केलर और वेक्टर। करंट के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, फिर क्या है वो? स्केलर और वेक्टर। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। करंट क्या है? स्केलर या वेक्टर। इसके पास डायरेक्शन है करंट के पास, तो चलो आप ही मुझे बताना। तो करंट डेंसिटी अपने पास क्या आ जाएगी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज करंट अपॉन एरिया। क्या होती है? करंट अपॉन एरिया। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है या कम होता है, ठीक है। चलो पहले समझते हैं। अब सोचो, एक वायर, एक कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अगर मैं इसमें क्या दूं? इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। करंट कहां जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट कहां जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं कंडक्टर का, उसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसको गर्म करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फास्ट भागेंगे या स्लो भागेंगे? सोचो, अगर आपको किसी गर्म सरफेस पर रखा जाए तो आप उछलोगे ज्यादा फास्ट या स्लो हो जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा फास्ट हो जाओगे। तो जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। मेरी बात समझे? अब अगर स्पीड बढ़ेगी तो करंट भी ज्यादा होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें क्या मिल गया? हमें तो इलेक्ट्रॉन का मोशन फास्ट मिल गया, इसकी वजह से करंट ज्यादा होना चाहिए और रेजिस्टेंस कम। बट होता उल्टा है। क्यों? क्योंकि जितना वो फास्ट भागेंगे तो उनके टकराने के चांस भी ज्यादा रहेंगे, सरफेस से फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट होगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा।
क्या मेरी बात समझे? टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से कोलिजन के चांस बढ़ेंगे, फ्रिक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो अब देखो रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसके लिए फॉर्मूला। तो रेजिस्टेंस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे आप निकालना चाहते हो, आर नॉट की पहले कंडक्टर किस टेम्परेचर पे है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन जिसपे आप निकालना चाहते हो और जो आपको गिवन है। क्या मेरी बात समझे? अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये वैल्यू को गिवन दी होगी, मेटल टू मेटल, कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करती है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, वैसे ही सेम वे में रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अभी हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होगी। रेजिस्टेंस क्या अपने आप में एक काइंड ऑफ हीट है ना, जब वो फ्रिक्शन करेगा तो क्या होगी, हीट जनरेट होगी, ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, तो दिस इज रेजिस्टेंस। अब जब वो आपस में कोलिजन करेंगे, टकराएंगे सरफेस के साथ, तो कितनी हीट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन, वो हम अपने डेरिवेशन वाली सीरीज में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप फॉर्मूला समझ लो। सो हीट जनरेटेड, दिस लॉ इज गिवन बाय जूल्स हीटिंग इफेक्ट। सो अपने पास जो हीट आती है वो आती है I स्क्वायर RT, करंट, करंट का स्क्वायर, कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, इनटू कितने टाइम के लिए हम करंट पास कर रहे हैं उस डिवाइस में से। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई पूछना है? ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो आज का लास्ट टॉपिक सेल। सेल क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके लिए अपने पास दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल। अब ईएमएफ क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज, मान लो आप नया नया सेल लाए हो, बैटर लाए हो, तो उसका क्या होगा उस टाइम? सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल, क्योंकि वो अनयूज्ड है। मेरी बात समझे? सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल। जब आप उसको यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो उसका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म खत्म होने स्टार्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे? धीरे धीरे उसका पोटेंशियल क्या होगा, कंज्यूम होगा और कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस स्टेज पे हम बोलेंगे उसमें पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेरी बात समझे? टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेरी बात थोड़ी सी समझ आई? चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एट ओपन सर्किट। ओपन मतलब अनयूज्ड, अभी उसको यूज नहीं किया गया। जैसे सर्किट क्लोज होगा मतलब उसकी पावर को, उसकी हम एनर्जी को कंज्यूम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसके पोटेंशियल में क्या होगी, कमी। अब उसी को बोलते हैं हम क्या, टर्मिनल पोटेंशियल। चलो इसको समझते हैं। ये मेरे पास सर्किट है, ये सेल है। अब यहाँ क्या होगा, करंट जनरेट करेगा आई। एक चीज ध्यान रखना, सभी सेल उनमें अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब ये क्यों होता है? अगर आपको सेल का थोड़ा बहुत सेटअप पता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स, है ना, इलेक्ट्रोड्स, वायरिंग, उसका अपना एरिया एंड सो ऑन। इन सभी फैक्टर की वजह से उस सेल में भी अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट होता है, जो उसके करंट को थोड़ा सा कम कर देता है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी को थोड़ा रोक देता है, ठीक है, खत्म करने की कोशिश करता है। अब तो सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया आर, स्मॉल आर। क्या मेरी बात समझ आई? अब जैसे ही मैंने सर्किट को क्लोज किया मतलब हमने उसका स्विच ऑन कर दिया, तो उसमें से क्या होगा, करंट जनरेट होगा। अब एक करंट थोड़ा बहुत यूटिलाइज खुद सेल इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कर लेगा। क्या मेरी बात समझे? तो जो यहाँ पे जब, अब देखो इसका अपना ईएमएफ है ई, अब जो है आगे सप्लाई करेगा, क्या इसने पूरा का पूरा ईएमएफ सप्लाई किया? नहीं, इसमें से थोड़ा सा इसने खुद कंज्यूम कर लिया। तो अपने पास नेट जो आगे पास होगा इस डिवाइस पे, वो कितना होगा, वो हमें पता करना है। तो वो कितना होगा, तो V इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपने पास है। ठीक है, उसमें से जो इसने यहाँ कंज्यूम किया, अब वो कितना करेगा, V इज इक्वल टू आई आर, कितना उसने वोल्टेज यूज करी, तो कितना आएगा, I माइनस आर। क्या मेरी बात समझे? टोटल में से जो I माइनस आर इसने यहाँ कंज्यूम किया, अब वो आगे नेक्स्ट डिवाइस के पास जाएगा, मतलब इसके पास कितना पोटेंशियल आएगा अपने पास, E माइनस आई आर। अगर अभी भी डाउट है, जब मैं सेल थ्योरी करवाऊंगा तो मैं वहां पूरी डिटेल में समझाऊंगा। क्या मेरी बात समझ आई? होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इसके मैं अलग से वो फॉर्मुलेस नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि आप पूरा लेक्चर समझोगे, पढ़ोगे और खुद से लिखोगे। देखो, अगर किसी भी डिपेंड होकर बैठोगे तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग मेरी बढ़ रही है, मेरे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं और मुझे ज्यादा अच्छे से मेरी नॉलेज इनहांस हो रही है। क्या मेरी बात समझे? खुद कॉपी पेन उठाओ, दूसरों पे डिपेंड मत रहो। ये मत सोचो कि हाँ सब कुछ लिख के दे देंगे आपको। किसी भी चैनल को आप फॉलो करो, कुछ भी करो, लिखना आपको खुद ही है। ठीक है, चीजों को समझो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उसके बाद चीजों को एनालाइज करो खुद से कि मेरी दिक्कत कहाँ है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप समझ गए ना प्रॉब्लम बेसिक में है, तो अगर आप उसको देखो, प्रॉब्लम समझना अलग है, उस पर काम करना अलग चीज है। तो प्रॉब्लम समझो, उस पर काम करो, बार बार काम करो। कोई दिक्कत आती है उसको पूछो, दाएं बाएं, तो कहीं से भी आपको नॉलेज बजे पूछो। जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए आगे मत बढ़ो। ठीक है, अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, वो कंसेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।